हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का पुनः एक नया टॉपिक और एक नया वीडियो में है जो कि है हमारा रासायनिक बल गतिकी का एक नया टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? क्योंकि यह टॉपिक पेपर में छोटे छोटे नंबरों में पूछा जाता है। बड़े नंबर में यह टॉपिक बहुत ही कम पूछने का चांस होता है, लेकिन छोटे नंबर में यह हर वर्ष ही पूछा जाता है। खासकर इसमें से एक छोटा छोटा इस प्रकार से समीकरण ज्यादा पूछा जाता है। तो देर नहीं करते हैं, आज का हमारा मेन टॉपिक को डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ने के साथ साथ मैं तो यही आशा करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बैठे होंगे भाई, और अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों से एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स पर जरूर करके बैठे होंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले पुनः बोल दिया जा रहा है भाई, एक छोटा सा कॉपी और उसके साथ साथ एक पेन लेकर के जरूर बैठे। तो आज का जैसे हमारा टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता या फिर अणु संख्यता किसे कहते हैं, और इसी के साथ साथ आज हम लोग कवर करेंगे भाई आभासी या छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। ये मैक्सिमम दोनों का पूछने का चांस ज्यादा होता है, लेकिन मैक्सिमम मात्रा में इसको ज्यादा पूछा जाता है भाई। और परिभाषा और इसका उदाहरण यही सब पूछा जाता है, लेकिन इसमें इसका परिभाषा ना पूछ करके क्या इसका वैल्यू पूछा जाता है कि नहीं। देखो भाई क्या बोला जाता है, अभिक्रिया की आणविकता या अणु संख्यता। जैसे कि देखो मान लेते हैं कोई एक अभिक्रिया है, ए बी प्लस सी कोई उत्पाद डी का निर्माण कर रहा है। देखो ए एक प्रकार से कोई अणु होगा, बी भी कोई अणु होगा और सी भी कोई अणु होगा। तो ये पूर्ण रूप से क्या है, एक अभिक्रिया है कि नहीं। ए बी सी अभिक्रिया करके डी का निर्माण कर रहे हैं, यह क्या है, पूर्ण रूप से एक अभिक्रिया है। तो ये जो अभिक्रिया है और अभिक्रिया में जो ए भाग ले रहा है, बी भाग ले रहा है, सी भाग ले रहा है, और ये सब क्या है, अणु है कि नहीं। ये सब क्या है, अणु है। ये भी अणु है और ये भी अणु है। तो वही उसका परिभाषा बन जाता है भाई कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या। कैसा संख्या, न्यूनतम संख्या। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई वाई तक के अभिकारक रहेंगे और जेड केवल उत्पाद रहेगा, ऐसा नहीं है भाई। न्यूनतम संख्या जितना कम हो सके, या तो एक हो सके, या तो दो हो सके, या तो तीन, इससे ज्यादा नहीं, ना के बराबर, है कि नहीं। मैक्सिमम तीन, मिनिमम एक, और जीरो रहेगा थोड़ी रहेगा, है कि नहीं। तो यही बोला जा रहा है भाई। देखो अभिक्रिया की आणविकता नाम से स्पष्ट हो रहा है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ये सब अभिक्रिया है ये एक प्रकार से, और इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले ये सब अणुओं की क्या है भाई, न्यूनतम संख्या को ही क्या बोला गया है, तो अणु संख्या, अणु संख्यता, या फिर उसी को बोला गया अभिक्रिया की आणविकता। ठीक, तो इसका पहले परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसका एग्जांपल देखेंगे जो कि नीचे पहले से मैं लिख करके रखा हूं। जैसे कि हमने बोला, क्या बोला कि किसी अभिक्रिया में, आप लोग भी नोट्स बनाना जल्दी स्टार्ट कर लो भाई। किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले है कि नहीं भाई, क्या चीज, तो न्यूनतम, क्या चीज, न्यूनतम अणुओं की संख्या, न्यूनतम अणुओं की संख्या क्या कहलाता है, तो अणुकता कहलाता है। अणुकता कहलाता है कि नहीं भाई। हमने एक अभिक्रिया बनाया था, जैसे कि यहाँ पर भी अभिक्रिया है, और उससे पहले एक और हम बता दें भाई, जो अणु संख्या या फिर अणुकता होता है, इसे ना एक शब्द से व्यक्त करते हैं, और वो शब्द क्या है, इसे एम से व्यक्त करते हैं भाई, स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। बस ये इसका परिभाषा केवल इतना ही है भाई। यहाँ पर एक लकीर खींच लेते हैं, प्यारा सा छोटा सा टेढ़ा मेढ़ा लकीर है कि नहीं। देखो क्या बोला गया है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं या भाग लेने वाले न्यूनतम अणुओं की संख्या को बोला गया है अणुकता, या फिर बोला जाता है इसी को आणविकता या फिर अणु संख्यता। एक ही बात है ना, ये अणुकता भी उसी को बोलते हैं, आणविकता भी उसी को बोलते हैं, और अणु संख्यता भी उसी को बोलते हैं, है कि नहीं भाई। देखो अब तीनों को नहीं लिख कर केवल एक छोटा सा लिख दिया हमारा डायरेक्ट अणुकता कहते हैं।
और अरुग्धता को प्यार से बोला जाता है भाई क्या, कहने मतलब इसे प्यार से एम से व्यक्त किया जाता है, किन से, तो स्मॉल एम से। अब देखो भाई, अब जैसे कि अगर हम इस समीकरण की बात करेंगे तो इसमें एम की संख्या कितना है और एक पूछेगा एन की संख्या कितना है। अब यहाँ पर फिर एक बात आई है, एन क्या है सर, एम क्या है सर, तो आपको पता होगा एन बराबर क्या होता है, कोटि की संख्या, और एम बराबर तो पता चल ही गया होगा। और जो क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे ही पूछते हैं भाई, निम्न अभिक्रिया में अणु तथा अणु संख्या तथा कोटि की संख्या बतलाइए। तो जैसे कि इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, मान लेते हैं अगर हम वेग समीकरण की बात करेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, पहला के लिए केवल ये है कि नहीं। अब देखो घात यहाँ सामने पर कुछ नहीं मतलब एक है, तो घात एन बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और एम बराबर क्या हो जाएगा, देखो केवल एक अणु है तो वहां पर भी केवल एक ही हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर हम सेकेंड की बात करेंगे तो सेकेंड में एन बराबर क्या होगा, तो सेकेंड में भी एन बराबर एक ही होगा। और एम बराबर क्या होगा, तो एम बराबर भी केवल ये एक अणु है। देखो जैसे कि हमने बोला था ना, ए प्लस बी प्लस सी अभिक्रिया करके डी, तो यहाँ पर देखो केवल ए हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी केवल ए हमको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर देखेंगे देखो ए और ए बी दिखाई दे रहा है। अब ए मतलब एक हो जाएगा, बी मतलब दो हो जाएगा, सी मतलब तीन हो जाएगा, हुआ कि नहीं। तो हमने केवल ए और बी बस का उदाहरण लिया है, चौथा नहीं लिख पाया हूं, है कि नहीं। तो यहां पर भी एम बराबर क्या हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, एन बराबर, तो एन बराबर देखो एक इसका, अगर हम इसका देखो यहाँ अगर हम लोग बनाते हैं वेग समीकरण तीसरा वाले का, तो क्या बनेगा, ये I2 बनेगा और घात एक बन जाएगा, और इंटू यहाँ पर I2 बनेगा, सॉरी S2 था ना, I2 बोल दिया, यहाँ पर भी घात में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका n बराबर, यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक प्लस एक बराबर हो जाता है दो, ये कोटि की संख्या है। और यहीं पर m बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी m बराबर हो जाएगा दो, है कि नहीं। एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना, अगर H2O हुआ या फिर NH3 हुआ तो यहाँ के लिए ये केवल अणु संख्यता में योग होगा, ये n बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। n बराबर जीरो कहने मतलब जैसे हम वेग समीकरण बनाएंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये H2O और एक घात में जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जल और NH3 ये क्या होते हैं भाई, उदासीन होते हैं, याद रखना, है कि नहीं। और जब उदासीन है तो इसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं जुड़ता है भाई, ये केवल अणुओं में काउंट होगा, है कि नहीं। तो ये हो जाता है भाई हमारा क्या, अभिक्रिया की आणविकता या अणु संख्यता। ठीक, जैसे कि ए बी सी उत्पाद डी का निर्माण करता है, वैसे भी हमको अभिकारक से मतलब है, ना कि उत्पाद से मतलब है। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा ये, तो ये सब उदाहरण को अच्छे तरीके से आप लोग लिख लेना भाई, चौथा नहीं लिख पाया हूं, है कि नहीं। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने दूसरा टॉपिक हमने लिखा है कि आभासी या छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्या लिखे हैं, आभासी या छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ऐसा बोला जाता है इसमें, है कि नहीं। देखो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा भाई, जैसे कि हमने बोला इसमें अणु संख्यता में किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, इसमें भी वही होगा, किसी अभिक्रिया में अणु संख्यता दो या दो से अधिक हो सकती है, लेकिन जो कोटि होती है केवल एक होती है, ये बोला जाएगा किसमें, आभासी या फिर छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया में। देखो प्रथम मतलब एक को दर्शा रहा है ये, तो कोटि मतलब एक ही होगा, है कि नहीं। तो क्या बोलता है, देखो इसका पहले परिभाषा लिख देते हैं, फिर मैं उसको समझाऊंगा कि एक्चुअली में क्या है। वैसे भी आप लोग समझ गए होंगे, देखो इतना सब क्या है, एक अणु है, और ये क्या है, दूसरा अणु है। और हमने बोला H2O का क्या होता है, कोटि बराबर जीरो होता है, तो यहाँ पर केवल इसका बस कोटि काउंट होगा। देखो अणुओं की संख्या दो या दो से अधिक या फिर दो है कि नहीं, और कोटि कितना है, यहाँ पर केवल एक हो रहा है ना भाई। पहले परिभाषा लिख दें फिर समझाऊंगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोला गया है, किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में किसकी संख्या, तो अणु संख्यता
अणु संख्यता या अणुकता, या फिर उसी का और क्या बोलते हैं, आणविकता। अणु संख्यता दो या दो से अधिक होती है, परंतु हो सकती है या होती है भी लिख सकते हैं, परंतु कोटि एक ही होती है। एक ही होती है, क्या कहलाता है भाई, तो आभासी या छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, या छद्म बोल सकते हैं, छद्म भी बोल सकते हैं, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, कोटि अभिक्रिया कहलाता या कहलाती है कि नहीं। ये हो जाता है भाई, इसे किसी से व्यक्त नहीं किया जाता है, डोंट वरी, टेंशन मत लो। अब देखो इसके लिए जैसे कि अब ये पूरा प्रश्न यही पूछा जाता है कि छद्म या फिर आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। यही इसके लिए प्रश्न बनता है डायरेक्ट। तो उदाहरण को आप लोग को ये सबको याद करना पड़ेगा। एक उदाहरण ऐसे लिखना पड़ेगा, यहाँ के लिए आप लोग क्या बनाओगे, फिर वेग समीकरण बनाओगे आगे जैसे जा करके, तो क्या हो जाएगा, ये CH3 COO C2H5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। जिससे घात पर क्या चढ़ेगा, 1 चढ़ेगा, और ये H2O हो जाएगा जिससे घात पर क्या चढ़ेगा, 0 चढ़ेगा। लेकिन इसी के जस्ट नीचे में लिखोगे m बराबर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ आगे लिख रहा हूं मैं, m बराबर क्या हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने m किसे कहा है, तो जैसे यहाँ पर आ जाओगे तो m हम लोगों ने बोला है अभिक्रिया की आणविकता फिर अणु संख्यता को बोला है। तो यहाँ पर m बराबर ये एक अणु हुआ या दूसरा अणु हुआ, तो m बराबर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। और परिभाषा भी हम लोग ने यही लिखा है कि किसी अभिक्रिया में अणु संख्यता 2 या 2 से अधिक हो सकती है, लेकिन या परंतु कोटि एक ही होती है, अर्थात n बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो 1 हो जाएगा। और ये इसके लिए क्यों, क्योंकि जल उदासीन होता है, इसलिए जल पर कोई भी प्रकार का कोटि नहीं चढ़ता है। सेम टू सेम उसी प्रकार से इसमें भी अगर हम R बराबर बनाएंगे तो यहाँ पर एक K आ जाएगा, और ये C12 S22 O11, और साथ ही साथ ये क्या रहता है भाई, ये H2, और इसके ऊपर 1 चढ़ेगा, इसके ऊपर 0 चढ़ जाएगा। तब यहाँ पर m बराबर क्या हो जाएगा, सेम टू सेम 2 हो जाएगा, और n बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो इसमें परिभाषा भी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि परिभाषा से ही हम लोग समझेंगे किसको, उसके उदाहरण को। और अगर परिभाषा ही हमको तैयारी नहीं है तो फिर दिक्कत जाएगा भाई। और उतना कठिन है नहीं, बस हल्का सा दिमाग लगाना है कि क्या क्या बोल रहा है। अब अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। देखो अणु संख्यता, अणुओं की संख्या, अणु संख्यता अणुओं की संख्या, इसमें भी अणु संख्यता 2 या 2 से अधिक, तो अणुओं की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। ये है भाई दोनों का परिभाषा। इसको खैर मेरे को पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन पहले पढ़ाता तो फिर यहाँ पर आता तो फिर थोड़ा सा मेरे को बताना पड़ता, इसलिए मैं दोनों को कंबाइन करके पढ़ाया हूँ भाई, है कि नहीं। तो यही आशा और उम्मीद करूंगा कि जरूर मेरे बच्चों को समझ में आया होगा। अगर इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी नोट्स बना लो, हो गया होगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आज का हमारा यह टॉपिक हो गया भाई क्लियर, है कि नहीं। तो बस मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। जरूर समझ में आया होने के साथ साथ आप लोगों ने वीडियो को लाइक जरूर कर दिए होंगे भाई, और जो बच्चे लास्ट तक देखें जरूर उनको समझ में आया होगा, मैं तो यही आशा करूंगा। और उसके साथ आप लोग नोट्स बना रहे हो, मैं भी यही आशा करूंगा। ठीक, मिलते हैं फिर आप लोगों को एक मजेदार, इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसी के साथ आज का यह लेक्चर यहीं तक समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए, फुल मन लगा के तैयारी कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो जरूर सब्सक्राइब करना। आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है, साथ ही साथ अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।